हेलो एवरीवन। चलो इस क्लास में एक और क्वेश्चन आपका कवर करेंगे। इलस्ट्रेशन 9। देखो, रीडिंग एक मारते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड एज ऑन 31 दिसंबर इंक्लूड्स द फॉलोइंग: 50,000, 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 70 पेड अप। याद रखना, पार्टली पेड शेयर्स है। 1 lakh equity shares of 100 each, fully paid, security premium, capital redemption reserve, general reserve. Under the terms of issue, preference shares are redeemable on 31st March. ये डेट जरा ध्यान रखना। रिडेम्पशन कौन सी डेट को हो रहा है? 31 मार्च 2012 को हो रहा है 5% प्रीमियम। In order to finance the redemption, company makes a right issue of 50,000 equity shares of 100 each at 110 per share, 20 being payable on application, 35 including premium on allotment, and balance on 1st Jan. Issue was fully subscribed and allotment was made on 1st March 2012. Money due on allotment was received by 31st March 2012. Preference shares were redeemed after fulfilling the necessary conditions of Section 55 of Companies Act. Pass necessary journal entries. चलो, हेडिंग लिखो जर्नल एंट्रीज। ध्यान से मेरी बात सुननी है। सबसे पहली बात, मुझे एक बात बताओ, आपको बैलेंस शीट में जो प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं वो पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं, और सेक्शन 55 आपको साफ साफ एक बात कहता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम करना चाहते हो वो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड अप होने चाहिए। जबकि आपको जो प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं वो पार्टली पेड अप है। तो एक काम करो, 30 रुपए की एक फाइनल कॉल बुलवाओ और इन्हें क्या करो? फुली पेड। चलो याद करो, आपने एंट्रीज बनाई हुई हैं। पहले फाइनल कॉल को ड्यू किया जाता है, तो हम एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक शेयर पे 30 की कॉल, तो 50,000 शेयर्स पे 15 लाख रुपीस की फाइनल कॉल, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स। चलो, अब फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करोगे, बैंक डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, 15 लाख रुपए आप रिसीव करोगे। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। चलो, अब मुझे बताओ, शेयर्स क्या हो गए? फुल्ली पेड अप हो गए। अब उन्हें रिडीम करेंगे। अब मुझे एक बात का जवाब पहले दोगे आप। रिडेम्पशन हो रहा है 5% के प्रीमियम पे, तो चलो एंट्री करो ड्यू करने की। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। बताना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की हो गई? 35 लाख का पेडअप तो पहले ही था, 15 लाख का पेडअप और हो गया, तो 50 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, जरा कैलकुलेट करो। 50 लाख पे 5%, 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, 52,50,000। नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। चलो, अब मुझे बताओ, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आपके बिजनेस का क्या है? लॉस है, तो इसे क्या करोगे? राइट ऑफ। किसके थ्रू? पढ़ना जरा, किसके थ्रू? अच्छा, इस लॉस को आप जनरल रिजर्व के अगेंस्ट आप कर सकते हो राइट ऑफ। तो जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2.5 लाख रुपए। तो नरेशन लिखो बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ। चलो,
अच्छा, अब मेरी बात जरा सब बहुत ध्यान से सुनिए। अच्छा, अब मुझे ना एक बात का जवाब देना, वो वर्किंग नोट जरा बना लो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, वर्किंग नोट, ध्यान से जरा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। मुझे बताओ ना, कितने नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो? 50 लाख नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो। कंपनी के पास ये 50 लाख रुपए कहां से आएगा? या तो ये पैसा आएगा आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, या ये पैसा आएगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स। चलो क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्या कंपनी ने कोई फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स किया है? फर्स्ट पेज पे पढ़ना, लास्ट पैराग्राफ, कंपनी मेक्स एन इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने 50,000 शेयर्स का फ्रेश इशू किया है एट द रेट ऑफ, सुनना ध्यान से, एक शेयर 100 रुपए का था लेकिन इशू 110 पे किया है, यानी 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया है। तो पहली तो एक बात याद रखो जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्या यहां पर इंटू 100 करोगे या इंटू 110 करोगे, तो एक बात याद रखना, हमेशा यहां पर प्रीमियम हटा के करना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था सेक्शन 52 साफ साफ कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हटा के बात करना। तो पहली बताओ मेरे को, 110 को तो भूल ही जाओ, कितने की बात करेंगे? 100 की। अभी सुनना ध्यान से, 100 में से 20 रुपए एप्लीकेशन पे आना है, 35 रुपए इंक्लूडिंग 10 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट पे आना है। तो एक काम करो, प्रीमियम तो हटाओ, तो अलॉटमेंट पे कितना आना है? 25 रुपए अलॉटमेंट पे आना है। तो कितना हो गया? 20 एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे, तो हो गया 45 रुपए, और बचा हुआ 55 रुपए 1 जनवरी को आना है। अब मेरी एक बात सुनना जरा, मुझे एक बार बताओ पढ़ के, फर्स्ट पेज पे रिडेम्पशन कौन सी डेट को हो रहा है? पढ़ना, अंडर द टर्म्स ऑफ इशू प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2012, यानी रिडेम्पशन हो रहा है 31 मार्च 2012 को। तो मुझे एक बार बताओ, रिडेम्पशन के लिए आप वही पैसा तो यूटिलाइज कर पाओगे ना जो 31 मार्च 12 तक मिल गया। मुझे एक बार बताओ, जो पैसा कंपनी को 31 मार्च 12 तक मिला ही नहीं, वो पैसा रिडेम्पशन के लिए यूटिलाइज कैसे हो सकता है? तो मुझे एक बार बताओ, ये जो कॉल का पैसा है 55 रुपए, ये मिलेगा 1 जनवरी 2013 को, मतलब रिडेम्पशन के बाद। तो ये पैसा रिडेम्पशन के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता। नीचे पढ़ो, मुझे बताओ कौन कौन सा पैसा रिडेम्पशन की डेट तक मिल गया? द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड बाय 31 मार्च 2012, मतलब एप्लीकेशन का 20 और अलॉटमेंट का 25 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम आपको रिडेम्पशन की डेट तक मिल गया, मतलब टोटल 45 रुपए आपको रिडेम्पशन की डेट तक मिल गया। तो 22,50,000 रुपए आपको रिडेम्पशन की डेट तक मिल गया। तो याद रखना, रिडेम्पशन के लिए आप सिर्फ 22,50,000 ही यूटिलाइज कर पाओगे। 50 में से 22,50,000 का रिडेम्पशन तो फ्रेश इशू के थ्रू हो गया, तो बचा हुआ 27,50,000 का प्रॉफिट्स के थ्रू होगा। अच्छा, कौन से प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकते हो? जनरल रिजर्व को आप क्या कर सकते हो? यूटिलाइज। चलो अब हम बनाएंगे एंट्रीज, सुनना ध्यान से, एंट्रीज। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सुनो, कौन कौन सा पैसा 31 मार्च तक आ गया? सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा। मुझे बताओ, एप्लीकेशन का पैसा मिलने की क्या एंट्री करते हो? बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो बताओ, एक शेयर पे कितने का एप्लीकेशन है? 20 रुपए का, तो 50,000 शेयर पे, 50,000 शेयर पे 10 लाख रुपए का एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, फिर एफ,
अब मुझे बताओ, एप्लीकेशन का पैसा आपको मिल गया, अब आप शेयर्स को अलॉट करते थे, और जब शेयर्स को अलॉट करते थे तो एप्लीकेशन का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता था 10 लाख, बीइंग शेयर्स अलॉटेड। अब बताओ अगली एंट्री कौन सी करोगे? अलॉटमेंट मनी को ड्यू करोगे? चलो अगली एंट्री, अलॉटमेंट मनी ड्यू करो। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो बताओ, एक शेयर पे अलॉटमेंट मनी 35 रुपए का था, तो 50,000 शेयर्स पे 17.5 लाख रुपए का अलॉटमेंट मनी। इसमें से बताओ प्रीमियम कितना है? एक शेयर पे 10 रुपए का प्रीमियम, तो 50,000 शेयर पे 5 लाख रुपए का प्रीमियम, और कैपिटल में जाएगा 12.5 लाख रुपए। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अच्छा, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लो, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 17.5 लाख रुपए। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। चलो अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, याद रखना कॉल की एंट्री अभी नहीं होगी, कॉल की एंट्री तो तब होगी जब कॉल मिलेगी 1 जनवरी 2013 को जाके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 50 लाख रुपए आपको चाहिए थे रिडेम्पशन के लिए, जिसमें से वर्किंग नोट देखो, 50 लाख रुपए चाहिए थे आपको रिडेम्पशन के लिए, जिसमें से 22,50,000 तो शेयर्स के थ्रू आ गया, बचा हुआ 27.5 लाख रुपए किसके थ्रू आएगा? जनरल रिजर्व के थ्रू। तो आपको जनरल रिजर्व में से 27.5 लाख रुपए कहां ट्रांसफर करने पड़ेंगे? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में 27.5 लाख। बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, बस अब पे कर दें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। बताओ कितना देना था इन्हें? 52.5 लाख। नरेशन। बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड ऑफ, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड ऑफ। बस मेरे ख्याल से सारा ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा, अब पढ़ो लास्ट लाइन, और क्या पूछा था उसने? उसने कहा था बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाना है। पढ़ो जरा, शो द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 विद कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2011। चलो एक्सट्रैक्ट बनाते हैं बैलेंस शीट का। हेडिंग लिखोगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। अच्छा, अब ना 4 कॉलम बनाना। पहला तो खैर पर्टिकुलर्स का बनेगा, दूसरा नोट नंबर का बनेगा, और अमाउंट के ना 2 बनाना, अमाउंट के 2 बनाना। कौन कौन से? उसने 2 साल की बैलेंस शीट बनाने को कही थी, 31 मार्च 2012 की और 31 मार्च 2011 की। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बस मेन चीजें दिखाना बस। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अच्छा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट हेड शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में सबसे पहले शेयर कैपिटल। चलो नोट्स टू अकाउंट्स बना लो अपने पास। शेयर कैपिटल 31 मार्च 2012 का और 31 मार्च 2011 का। चलो आओ क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे आओ।
क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे देखना जरा। अच्छा 31 दिसंबर 31 दिसंबर 11 की थी, 31 मार्च की नहीं, 31 दिसंबर 11 की, ये 31 दिसंबर 11 की है। चलो अच्छा एक बात वैसे नोटिस करोगे आप, 31 दिसंबर 11 की तो ना सारी चीजें आपको दे ही रखी थी। आपके पास दो थी, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 35 लाख की और इक्विटी शेयर कैपिटल थी 1 करोड़ की। ठीक है, तो यहां पर लिखना 31 दिसंबर को आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले 31 दिसंबर का लिखना, 1 करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल थी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास 35 लाख की थी 31 दिसंबर को। अब मुझे बताना 31 मार्च को क्या क्या चेंज आया। सुनो, 1 करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल तो मेरे पास पहले से थी। अब बताओ आपके पास और कौन कौन सी इक्विटी शेयर कैपिटल आई। यहां पर देखना जरा, अपनी जर्नल एंट्रीज पे आओ, जर्नल एंट्रीज पे यहां पर देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल पे ध्यान देना कहां कहां पर है। ये देखो, ये आया 10 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी। अच्छा फिर देखो अलॉटमेंट का आया 12.5 लाख रुपए, यानी 1 करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपए, 1 करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो खैर रिडीम ही हो गई, तो बस 1 करोड़ 22 लाख 50 हजार और 1 करोड़ 35 लाख। चलो 1 करोड़ 22 लाख 50 हजार और 1 करोड़ 35 लाख। ठीक है, ये आपकी शेयर कैपिटल। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। चलो एक नोट और बना लो, रिजर्व्स एंड सरप्लस का 31 मार्च 12 का और 31 मार्च 11 का। देखना जरा 31 दिसंबर का, सॉरी 31 दिसंबर का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 31 दिसंबर का तो दे रखा था ना, कौन कौन सा रिजर्व और सरप्लस में क्या क्या था। सिक्योरिटी प्रीमियम था 5 लाख का, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व था 20 लाख का और जनरल रिजर्व था 50 लाख का, है ना। तो 31 दिसंबर का तो दे रखा था, 75 लाख रुपए का था। अब मुझे बताओ इसमें चेंज कहां कहां पर आया। सिक्योरिटी प्रीमियम देखना पहले, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख का तो पहले ही था, 5 लाख का ये आया जो आपने शेयर्स इश्यू करे थे एट प्रीमियम, तो 10 लाख रुपए का हो गया। अच्छा सीआरआर में 20 लाख रुपए तो पहले से था। अब बताओ 20 लाख में 27 लाख 50 हजार ये आया, तो 47 लाख 50,000 हो गया। और जनरल रिजर्व में अगर हम देखें तो चेंज कहां कहां पर आया। जनरल रिजर्व में मेरे पास 50 लाख रुपए था, ठीक है, आपने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ किया 2.5 लाख का और 27.5 लाख आपने सीआरआर में डाला, तो 20 लाख का बच गया जनरल रिजर्व। तो ये आ गया 77 लाख 50,000। 77 लाख 50,000 बस। और ये 75 लाख। बस मैंने मेन जो चीजें थी वो शो कर दी। टोटल कर दो 2 करोड़ रुपए और 2 करोड़ 10 लाख। हो गया मेरा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, जितना रेलेवेंट था वो हमने दे दिया। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से ना जो सॉल्व क्वेश्चंस थे वो तो हो गए सारे हमारे। बाकी हम कल
कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन हैं जो पीछे वाले क्वेश्चन हैं, एक बार वो भी हम कल ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। चलो अच्छा, हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के जो स्टार्टिंग के सॉल्व क्वेश्चंस थे वो तो हमने सब करे थे। अच्छा, पीछे की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आओगे, पेज नंबर 7.30। देखो क्या कहता है। Books of B Limited showed the following balances as on 31st December 2013. 30,000 equity shares of 10 each fully paid, 18,000 12% redeemable preference shares of 10 each fully paid, 4,000 10% redeemable preference shares of 10 each 8 paid up. अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में पीएल दे रखा है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व। फॉर रिडेम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आर इशूड at 10% premium. At the same time, preference shares are redeemed on 1st Jan 2014 at a premium of 2 per share. Whereabouts of holders of 100 shares of 10 each fully paid are not known. A bonus issue of equity share was made at par, 2 shares being issued for every 5 held on that date out of capital redemption reserve. However, equity shares issued for redemption are not eligible for bonus. Pass necessary journal entries. चलो हेडिंग लिखना जर्नल एंट्रीज। अच्छा, पहले ना मुझे एक बात का जवाब देना। स्टार्टिंग की 3 लाइनें पढ़ो और आप एक बात नोटिस करोगे, आपको ना 2 प्रेफरेंस शेयर्स नजर आएंगे। एक है 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एक है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों में पता है डिफरेंस, अगर मेजर डिफरेंस में देखूं तो वो क्या है, जो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ना वो तो फुली पेड है, और जो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो पार्टली पेड है। नीचे अगर पढ़ोगे तो उसने बताया नहीं है कि हम कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, फुली पेड वाले को रिडीम कर रहे हैं या पार्टली पेड वाले को रिडीम कर रहे हैं, ये नहीं बताया है। तो आपको अच्छी तरह पता है पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं हो सकते। तो इसलिए हम कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे, जो ऑलरेडी क्या है, फुली पेड अप। मतलब हम 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करेंगे, रिडीम। अच्छा, एक बात और, 3rd पैराग्राफ में पढ़ के बताओ। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो रिडेम्पशन प्रीमियम पे एंट्री बनाओ। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, और क्या डेबिट होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अच्छा, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं 1,80,000 के। एक शेयर पे 2 रुपए का प्रीमियम, तो 18,000 शेयर्स पे 36,000 प्रीमियम, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है 2,16,000 बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। चलो अच्छा, अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारे बिजनेस का लॉस है, राइट ऑफ करेंगे। पीएल के थ्रू राइट ऑफ कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। कितना प्रीमियम राइट ऑफ करना है, 36,000। चलो नरेशन लिखो, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ। चलो अब एक काम करो, वो वाला वर्किंग नोट बना दो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड वाला वर्किंग नोट। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। अच्छा बताओ, हम कितने नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं? हम 1,80,000 नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं। या तो ये रिडेम्पशन आप करोगे आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स या आउट ऑफ प्रॉफिट्स। चलो देखते हैं, पढ़ना हमने कोई फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स किया है? 3rd पैराग्राफ पढ़ो। फॉर रिडेम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आर इशूड एट 10% प्रीमियम। तो आपने 3,000 शेयर्स का इशू किया है, 10 रुपए का शेयर 10% के प्रीमियम पे इशू हुआ है, मतलब 11 रुपए का इशू हुआ है। अब मैं आपसे पूछूंगा फिर से,
यहां पर 3000 शेयर एट द रेट ऑफ 11 लिखोगे या 3000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 लिखोगे। याद रखना नॉमिनल वैल्यू लिखना 10 रुपए। क्यों? क्योंकि वो जो 1 रुपए का प्रीमियम है ना, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम सेक्शन 52 क्या कहता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर रिडेम्पशन। तो याद रखना रिडेम्पशन के लिए तो सिर्फ 30,000 रुपए ही क्या हो सकता है? यूटिलाइज। बाकी 1.5 लाख रुपए कहां से आएगा? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। किसमें से? कहां से आएगा ये 1.5 लाख? कौन से प्रॉफिट्स में से? एक काम करता हूं, जनरल रिजर्व है 1,20,000 का, वो ले लेता हूं और बचा हुआ 30,000 रुपए पीएल से ले लेता हूं। ठीक है, चलो एंट्री बनाते हैं। पहले एंट्री बनाओ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स की। याद रखना इशू किस पे हो रहा था? प्रीमियम पे। तो बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 3,000 शेयर 10 के हिसाब से 30,000। 30,000 पे 10% का प्रीमियम 3,000 और बैंक में आ जाएगा 33,000। बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। चलो अच्छा, अब सेक्शन 55 क्या कहता था? जितना रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स होगा उतना अमाउंट आपको प्रॉफिट्स में से ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में। तो एक काम करते हैं, जनरल रिजर्व में से 1,20,000 ट्रांसफर करते हैं, पीएल में से 30,000 ट्रांसफर करते हैं। कहां पर? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में 1,50,000। बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। चलो अच्छा, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जरा पे ऑफ कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा चेंज है। एक चेंज है क्या? एक काम करो, थर्ड पैराग्राफ की थर्ड लाइन पढ़ना। वेयर अबाउट्स ऑफ होल्डर्स ऑफ 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड आर नॉट नोन। मुझे बताओ कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी थी? 18,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी थी, जिसमें से 100 शेयर होल्डर्स का कुछ अता पता नहीं है। मतलब शेयर होल्डर्स होल्डिंग 100 शेयर्स का कुछ पता नहीं है, तो मतलब उनको पेमेंट तो नहीं हो पाई। तो इसका मतलब 17,900 शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो पाई और एक को देने थे 12 रुपए प्रीमियम मिला के, तो 2,14,800 रुपए। 214,800। नरेशन लिखो। बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। चलो मेरे ख्याल से यहां तक का ट्रीटमेंट हो गया। अभी जरा ध्यान से सुनना, पहले एक बार देख लो और कोई ट्रीटमेंट हमारा रह गया हो, फिर एक इंपॉर्टेंट आपसे केस डिस्कस करूंगा। चलो अब ना एक नया केस जो इस क्वेश्चन में है, वैसे वो चैप्टर मैंने अभी करवाया नहीं है, करवाना है। फिलहाल लास्ट पैराग्राफ पढ़ोगे। अ बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर वॉज मेड एट पार, 2 शेयर्स बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 हेल्ड। पता है, अब कंपनी ने ना, सुनो, कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया है बताओ? बोनस दिया है। मतलब कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को इश्यू करे हैं बोनस शेयर्स। क्या रेशो क्या है जरा पढ़ना? 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड। पता है इसका मतलब क्या हुआ? जिसके पास 5 शेयर है ना, उसको दिए गए हैं 2 बोनस शेयर। जिसके पास 5 शेयर है उसको दिए गए हैं 2 बोनस शेयर। अब सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कंपनी के पास कितने इक्विटी शेयर्स हैं, तो आप कहोगे कि सर 30,000 इक्विटी शेयर्स तो कंपनी के पास पहले से थे, प्लस 3,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने और इश्यू करे थे। मतलब कंपनी के पास टोटल 33,000 शेयर्स थे। लेकिन एक लास्ट लाइन पढ़ना, क्या कहा है? हाउएवर
इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर रिडेम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। उसने कहा ये जो 33,000 है ना, इसमें से जो इक्विटी शेयर्स रिडेम्पशन के लिए इशू हुए थे, कितने इक्विटी शेयर्स रिडेम्पशन के लिए इशू हुए थे? 3,000, उन पे बोनस नहीं मिलेगा। तो मतलब बोनस सिर्फ 30,000 शेयर्स पे ही मिलेगा। तो जिसके पास 5 शेयर हैं उसको 2 बोनस शेयर, तो जिसके पास 30,000 शेयर है उसको 2/5 इंटू 30,000, तो यह आ जाएगा 12,000 बोनस शेयर्स, और एक शेयर है 10 रुपए का। तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो 1,20,000 रुपए का बोनस। ठीक है, अब हमें ना इसकी एंट्री बनानी है। मेरी बात सुनिए जरा, सबने बहुत ध्यान से एंट्री बनानी है। देखो, मुझे ना एक बात बताओ, आपको एक बात अच्छी तरह पता है कि जो बोनस शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मतलब कंपनी शेयर होल्डर से इन बोनस शेयर्स का पैसा नहीं लेती है। अच्छा, क्योंकि पैसा नहीं ले रही है कंपनी, तो कंपनी बैंक को डेबिट नहीं कर सकती। फिर कंपनी क्या करती है? कंपनी ना अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करती है फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। कंपनी क्या करती है? अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करती है फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि बोनस शेयर्स के लिए कौन कौन से प्रॉफिट्स यूटिलाइज हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम का हमने सेक्शन 52 पढ़ा था, वो कहता था कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो, आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा, एक बात अगर आपको याद होगी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तो एक ही काम के लिए यूटिलाइज हो सकता था और वो था बोनस शेयर्स के लिए। तो आप चाहो तो सीआरआर को भी यूटिलाइज कर सकते हो। पढ़ना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। उसने कहा है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। A bonus of equity share was made at par, 2 shares being issued for every 5 held on that date out of capital redemption reserve। इसका मतलब कंपनी 1,20,000 रुपए का बोनस इक्विटी शेयर होल्डर्स को किसके थ्रू दे रही है? सीआरआर के थ्रू दे रही है। एंट्री बनाएंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का बोनस? 1,00,000 रुपए का, 1,20,000 का बोनस। टू, पहले ड्यू की एंट्री बना रहा हूं, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 1,20,000 बीइंग बोनस शेयर्स ड्यू। अच्छा, फिर लास्ट एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर्स इश्यू करने की, बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000 बीइंग बोनस शेयर्स इशूड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, वैसे हमने ये बोनस इशू चैप्टर अभी करा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट। चलो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।